नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। सुपर प्राइम टाइम 10 में हम लेकर हाजिर हैं दिन भर की बड़ी खबरों का तमाम लेखा जोखा। लेकिन अगले आधे घंटे लगातार क्या कुछ दिखाने और बताने वाले हैं, जरा ये फटाफट समझ लीजिए। जी हां, पहली खबर जिसे हम ट्रैक करने वाले हैं वो ये होगी कि किस तरह से माफिया ब्रदर्स पर कानून का हंटर चला है, कोड़ा चला है। दूसरी बड़ी खबर जिसे हम ट्रैक करेंगे वो ये है कि माफिया मुख्तार की अपराध गाथा अगर आपको नहीं पता है तो उससे भी आज वाकिफ कराएंगे हम आपको। तीसरी बड़ी खबर जिसे हम ट्रैक करेंगे वो है फेल प्लान डबल क्रॉस, यानी अतीक का प्लान कुछ और था, हो कुछ और गया। पहली ओपनिंग स्टोरी होगी आखिर किस तरह से उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, जो माफिया है, जो डॉन है, जो गुंडे हैं, किस तरह से उन पर कानून का चाबुक चला है। जरा एक नजीर देखिए कि जो मुख्तार अंसारी है उसे 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, और उसका भाई जो अब तक सांसद था उसे भी 4 साल की सजा हुई है। अब दोनों जेल में बंद है। प्राइम टाइम की पहली ओपनिंग स्टोरी आपके लिए ला रहा है। कानून के घेरे में अंसारी बंधु, माफिया मुख्तार को सजा, सांसद अफजाल को सजा, गैंगस्टर एक्ट में फंसे भाई। न माफियागिरी काम आई न ही बाहुबल। गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी को सजा सुना दी गई। गाजियाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक ही दिन में दोनों भाइयों की किस्मत का फैसला लिख दिया और दोनों को जेल की सजा सुना दी और तो और भारी जुर्माना भी लगाया। मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई गई है, उस पर 5 लाख का जुर्माना लगा है। वहीं अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई गई, अफजाल पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आज सजा सुनाने का दिन था और गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई को सजा सुनाई है। दरअसल मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि उसके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में अफजाल को गाजीपुर जेल भेज दिया गया। वो अब तक जमानत पर था। मुख्तार पहले से ही बांदा जेल में बंद है। मुख्तार की पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जबकि अफजाल कोर्ट पहुंचा था। अब उसको भी जेल भेज दिया गया है। आम हो या खास, सबसे ऊपर इस देश का संविधान और इस देश का कानून है। अगर आप सीधा न्याय व्यवस्था को चैलेंज करते हैं तो न्यायालय अपना जो आदेश है वो आपके खिलाफ जरूर देगा, और इस बात की पुख्ता प्रामाणिकता आज गाजीपुर के इस एमपी एमएलए कोर्ट से सामने आई, जब गैंगस्टर एक्ट के तहत अंसारी ब्रदर्स को लेकर जो फैसला सुनाया गया। जिस केस में अंसारी बंधुओं को सजा हुई है वो करीब 15 साल पुराना हत्या का मामला है। अंसारी बंधुओं पर गैंगस्टर एक्ट का यह मामला 2007 का है। कृष्णानंद राय की हत्या के 2 साल बाद केस दर्ज किया गया था। केस में राय की हत्या के बाद हुई आगजनी और एक कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण और हत्या को आधार बनाया गया। 23 सितंबर 2022 को दोनों भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे। कृष्णानंद राय की हत्या मामले में कोर्ट अंसारी भाइयों को बरी कर चुका है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट का यह मामला इसी से जुड़ा है। कोर्ट के सजा सुनाए जाने के बाद सांसद अफजाल अंसारी की मुसीबत दोहरी हो गई है, क्योंकि अब उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। हत्या के मामले में बरी हो चुके हैं, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में सजा मिल गई। इस मामले में साल 2012 में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल हुआ था। इस साल 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में तारीख बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दी गई और आज फैसला आ गया कि दोनों मुख्तार और अफजाल दोनों गैंगस्टर मामले में दोषी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर मुख्तार अंसारी ने अपना काला साम्राज्य कैसे खड़ा किया, कैसे वो अपराध की दुनिया में आया और कैसे राजनीति में उसका सितारा चमका। इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। मुख्तार ने कैसे खड़ा किया अपराध का साम्राज्य। मुख्तार अंसारी के सामने क्यों लाचार थी पुलिस।
जेल से किस तरह चलाता था मुख्तार हुकूमत। खुद को गाजीपुर की सरकार बताता था मुख्तार अंसारी का इतिहास और भूगोल समझने के लिए आपको 38 साल पीछे जाना होगा। गाजीपुर की मोहम्मदा विधानसभा सीट। गाजीपुर की मोहम्मदा विधानसभा सीट पर 1985 से लेकर 2000 तक अंसारी बंधुओं का दबदबा रहा। साल 2002 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय ने अंसारी फैमिली का विजय रथ रोकते हुए चुनाव जीता और विधायक बन गए। कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को 8000 वोटों से हराया। यहीं से अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच अदावत की शुरुआत हुई। अंसारी ब्रदर्स की अगर क्राइम हिस्ट्री की बात करें तो अंसारी ब्रदर्स की क्राइम हिस्ट्री दरअसल दशकों पुरानी है, लेकिन जिस मामले में आज सजा सुनाई गई है दरअसल ये मामला पहला 1997 का है, जबकि दूसरा मामला 2005 जब कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी। इन दोनों मामलों को आधार बनाया गया और मुख्तार अंसारी को आज MP MLA कोर्ट की तरफ से सजा जो है वो सुनाई गई। तो वहीं उसके भाई अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय की हत्या के तहत 2007 में ये गैंगस्टर एक्ट जो है वो लगाया गया और आज MP MLA कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 29 नवंबर 2005 चुनाव जीतने के 3 साल बाद 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने जा रहे थे। टूर्नामेंट पास के गांव में था, इसलिए वो बुलेट प्रूफ गाड़ी की जगह सामान्य वाहन से चले गए। यहां से जब वो लौटने लगे तब भावरकोल की बसनिया पुलिया के पास एक SUV उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। AK-47 से 500 राउंड फायर। विधायक और उनके साथी कुछ समझ पाते इससे पहले ही SUV से 8 लोग उतरे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। AK-47 से तकरीबन 500 राउंड फायरिंग की गई। विधायक उनके साथ गाड़ी पर सवार 6 लोग और गाड़ी भी छलनी हो गई। विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 शवों का जब पोस्टमार्टम हुआ तो सभी की बॉडी से कुल 67 बुलेट मिली। मृतकों में विधायक के अलावा मोहम्मदाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्याम शंकर राय, भावरकोल ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष रमेश राय, अखिलेश राय, शेषनाथ पटेल, मुन्ना यादव और उनके अंगरक्षक निर्भय नारायण उपाध्याय थे। इस हत्याकांड के बाद पूरा पूर्वांचल दहल उठा। विधायक के समर्थक तोड़ फोड़ पर उतर आए। जमकर आगजनी की गई। विधायक की पत्नी अलका राय ने मुख्तार अंसारी के अलावा मुन्ना बजरंगी समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। नंदकिशोर रुंगटा का अपहरण। पूर्वांचल के भेलूपुर में साल 1997 में कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रुंगटा की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। नंदकिशोर के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा ने दिसंबर 1997 को भेलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उनका आरोप था कि 5 नवंबर 1997 को शाम 5 बजे टेलीफोन पर मुख्तार अंसारी ने धमकी दी थी। कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में तो दोनों भाई बरी हो गए, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में सजा मिल गई। जीरो टॉलरेंस की नीति इन अपराधियों के खिलाफ रहेगी। वो केवल और केवल तभी संभव हो पाया है क्योंकि उनके इरादे और उनके इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है इन अपराधियों के खिलाफ कि किसी भी स्थिति में वो कोई भी अपराधी हो, चाहे मुन्ना बजरंगी, चाहे विकास दुबे, चाहे अतीक अहमद, चाहे आज ही एक हरिहर सिंह हैं जो बहुत बड़े माफिया हैं इधर के, उनके खिलाफ भी उनको आजीवन कारावास हो गया, चाहे मुख्तार हो, अफजाल हो, कोई भी व्यक्ति हो बिना धर्म, जाति और मजहब को देखते हुए कोई गुंडा माफिया हो, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई उस प्रदेश में चलती रहेगी। अगर मुख्तार अंसारी के राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो 1996 में पहली बार विधायक चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, जिसके बाद से 2017 तक मुख्तार लगातार 5 बार विधायक रह चुका है। उत्तर प्रदेश में 59 साल के माफिया मुख्तार अंसारी पर 59 मुकदमे दर्ज हैं। इस वजह से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते 34 सालों में ये पहली बार है जब माफिया को सजा सुनाई गई। हालांकि इन 59 मुकदमों में से ज्यादातर मुकदमे गाजीपुर जिले में दर्ज हैं। मुख्तार के खिलाफ मऊ और वाराणसी में 9 मुकदमे हैं। इसके अलावा लखनऊ में माफिया पर 7 मुकदमे दर्ज हैं।
जबकि आलमबाग में दर्ज एक मामले में ही उसे 7 साल की सजा हुई है। मुख्तार अंसारी पहली बार 1991 में पुलिस की गिरफ्त में आया। हालांकि जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी तब वो फरार हो गया। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले का भी मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा। 2005 में मऊ में हुई हिंसा में भी मुख्तार का नाम सामने आता है। लेकिन अब अंसारी ब्रदर्स के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सुपर प्राइम टाइम में अब बात करते हैं अतीक और उसके भाई अशरफ की। 15 अप्रैल की रात कॉलविन हॉस्पिटल में उनकी हत्या कर दी जाती है। सूत्र ये बताते हैं कि हमले का प्लान खुद अतीक ने बनाया था, लेकिन शूटर्स ने डबल क्रॉस कर दिया। क्या था पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या 15 अप्रैल की प्लानिंग कुछ और थी? क्या अतीक को मिला था धोखा? क्या हमले की जगह हुई हत्या? अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या से जुड़े कई सवाल हैं, जिनकी पड़ताल अभी तक हो रही है। 15 अप्रैल की रात की तस्वीरें लोगों के दिमाग में ताजा हैं। प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को नीचे उतारा जाता है। दोनों को मेडिकल जांच के लिए लाया जाता है। वहां कुछ मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। दोनों को मेडिकल जांच के लिए लाया गया था। वहां कुछ और मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। लेकिन अचानक मीडिया कर्मी के वेश में आए 3 शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दोनों की हत्या कर दी। लेकिन इस हत्याकांड से पहले जो हुआ वो भी सवालों को खड़ा करता है। गोलीबारी से पहले की इन तस्वीरों को देखिए, जब अतीक पुलिस की गाड़ी से उतर रहा था। अतीक की तस्वीरें अभी भी चर्चा में हैं। अतीक के इशारे अभी भी चर्चा में हैं। कई सवाल हैं। आखिर अतीक ने किसे इशारा किया था? किसे देखकर उसने अपनी गर्दन हिलाई थी? अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि अतीक ने किसे इशारा किया था। लेकिन यह बात भी अब कही जा रही है कि अतीक का यह इशारा उसी की प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। उसका अपना ही प्लान उसकी जान ले गया। सूत्रों के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि अतीक के साथ ही डबल क्रॉस हो गया। हमले के पीछे का मकसद सिक्योरिटी को बढ़वाना था। यूपीएससीएफ की टीम अगर अतीक को किसी दूसरी जगह लेकर जाती तो दूसरी मिली हुई सुरक्षा भी अतीक के साथ होती। अतीक को इस बात का डर था तो कहीं उसका यूपीएससीएफ एनकाउंटर ना कर दे, और यही मकसद था कि अतीक खुद पर हमला करवाना चाहता था ताकि उसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल सके। कहा जा रहा है कि अतीक ने खुद पर हमले की साजिश रची थी, जिसके तहत हवाई फायरिंग करानी थी। ये कहा जा रहा है कि अतीक अपनी सुरक्षा बढ़ाना चाहता था। उसे डर था कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। सुरक्षा बढ़ती तो एनकाउंटर का खतरा नहीं रहता, दूसरे गैंग के हमले का डर भी नहीं रहता। ये कहा जा रहा है कि जिन शूटर्स को हवाई फायरिंग के लिए बुलाया गया था, उन्होंने सीधे ही हमला कर दिया। यानी अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सोनू सिंह ने अतीक को ही डबल क्रॉस कर डाला। ये कहा जा रहा है कि इन्हें सिर्फ हवाई फायरिंग करनी थी, लेकिन इन्होंने दनादन गोलियां चलाकर अतीक और भाई अशरफ को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अगर अतीक को धोखा दिया तो किसने दिया और क्यों दिया? इसे लेकर जो नाम सामने आ रहा है वो है गुड्डू मुस्लिम। जी हाँ, वो गुड्डू मुस्लिम जो अतीक का खास माना जाता था। उसका सबसे बड़ा बमबाज था। तो क्या गुड्डू ने धोखा दिया? लेकिन क्यों? इसके पीछे भी कई कयास लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि गुड्डू को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था। ये बात फैल रही थी कि अशरफ गुड्डू को लेकर पुलिस से सौदा कर रहा था। इस बात की खबर गुड्डू को लग गई थी। ये भी कहा जा रहा है कि गुड्डू ने ही पहले असद की मुखबिरी की और फिर अपने रास्ते से अतीक और अशरफ को हटा दिया। हालांकि अभी इसके पुख्ता सबूत सामने नहीं आए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चाहे उमेश पाल हत्याकांड हो या फिर उसके बाद का घटनाक्रम, अब ये सामने आ रहा है कि हो सकता है कि अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे भी गुड्डू मुस्लिम हो सकता है। लेकिन पूरी सच्चाई तभी सामने आएगी जब वो पुलिस के शिकंजे में आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात कल इतिहास रचने जा रहा है। कल उसके 100वें एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा। इसे लेकर देश भर में तैयारी है, लेकिन खास बात यह है कि इसका सीधा ब्रॉडकास्ट यूएन में भी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। इस रविवार मन की बात का 100वां एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा, जो कई मायनों में खास होगा। 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन शुरू हुए इस कार्यक्रम ने हर महीने के आखिर रविवार को 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में ऐसी जगह बनाई, जिसने न सिर्फ इसे रिकॉर्ड व्यूवरशिप दी, बल्कि अपने एपिसोड का शतक लगाने जा रहा है। इस मौके को खास बनाने के लिए कई तैयारियां की गई हैं, जिसे लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। इस स्पेशल एपिसोड को सुनने के लिए देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं विदेशों में भी खास इंतजाम किए गए हैं। मन की बात के समय एपिसोड के उत्साह इस तरह सर चढ़कर बोल रहा है कि वैश्विक कूटनीति के केंद्र संयुक्त राष्ट्र में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। समय एपिसोड का दुनिया को इंतजार, अब यूएन भी सुनेगा मन की बात। मन की बात के समय एपिसोड का साथ समंदर पार अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सीधा प्रसारण होगा। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, जिसके मुताबिक यूएन मुख्यालय के ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में मन की बात के सभी एपिसोड को सुनाया जाएगा। सीधा प्रसारण वहां के स्थानीय समय के मुताबिक रात 1:30 बजे किया जाएगा। ये यूएन के 77 साल के इतिहास में इस तरह का पहला कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पूरी दुनिया पीएम मोदी को अपने नागरिकों के साथ संवाद करते हुए देखेगी। दुनिया सुनेगी मन की बात। यूएन मुख्यालय में होगा मन की बात का प्रसारण। न्यूयॉर्क में रात 1:30 बजे होगा सीधा प्रसारण। यूएन के ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में प्रसारण। मन की बात के सभी एपिसोड पर खास तैयारी। इसके अलावा अमेरिका में भारतीयों के लिए मन की बात को खास तौर पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, जिसके लिए न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने प्रवासी भारतीयों के लिए न्यू जर्सी में इसे लाइव सुनाने की व्यवस्था की है। वहीं अमेरिकी कारोबारी बिल गेट्स ने भी मन की बात के सभी एपिसोड पर पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा, मन की बात ने स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और विकास जैसे कई मुद्दों को अहमियत दी। यही वजह है कि आज कई समुदाय के लोग आगे आकर काम कर रहे हैं। मन की बात के समय एपिसोड की उपलब्धि कई मायनों में खास है। पीएम का लोगों तक सीधा संवाद, उनके विचारों और सुझावों को सुनने और उस पर काम करने के लक्ष्य के साथ शुरू किए गए इस कार्यक्रम में अपने 100 एपिसोड की यात्रा में इसे साकार किया। यही कारण है कि आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान इस बात पर लगा है कि इस रविवार पीएम मोदी मन की बात की शताब्दी एपिसोड के खास मौके पर किन किन मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सुपर प्राइम टाइम 10 में दम में फिलहाल इतना ही, लेकिन सुपर प्राइम टाइम लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक लेना, जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा।